दोस्तों, हम हैं उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से 6 किलोमीटर दूर बीजू पटनायक एयरपोर्ट के नजदीक रेतीले पत्थर यानी कि सैंडस्टोन की पहाड़ी दौली पर स्थित प्राकृतिक व आंशिक तौर से इंसानों के हाथों बनी उदयगिरी की गुफाओं के बीच। इन गुफाओं में पाए गए ब्राह्मी लिखावट में शिलालेखों अर्थात इंस्क्रिप्शन इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट से पता चलता है कि ये गुफाएं 2207 और 1844 साल पहले यानी 193 ईसा मसीह पूर्व से लेकर 170 ईस्वी तक कलिंगा अर्थात वर्तमान उड़ीसा राज्य में स्थापित छेदी डायनेस्टी के चक्रवर्ती राजा खरम्बला के समय की हैं। ये वो दौर था जब कलिंग सन 260 ईस्वी पूर्व सम्राट अशोक के विध्वंसकारी युद्ध से उबर रहा था। कहते हैं मगध के सम्राट अशोक ने इन गुफाओं के नजदीक स्थित दया नदी के पास कलिंग राज से युद्ध किया था। सम्राट अशोक ने यहाँ युद्ध के खूनी परिणाम को देख हृदय परिवर्तित हो शांति पथ पर चलने का निर्णय लिया था। आज उदयगिरी की इन गुफाओं से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दौली की पहाड़ी पर सम्राट अशोक के इस चमत्कारी हृदय परिवर्तित बदलाव के प्रतिरूप ये भव्य शांति स्तूपे का जापानियों ने सन 1964 में निर्माण किया है। हाँ दोस्तों, ये लम्हा भीषण खूनी कत्लेआम के बाद शांति का था। शांति की खोज में उन दिनों लोग संन्यास के मार्ग बुद्धिस्ट और जैन धर्म को अपनाने लगे थे। ये गुफाएं उड़ीसा क्षेत्र में 2207 साल पूर्व बौद्ध और जैन धर्म के प्रभाव को दर्शाती हैं। यहाँ इन गुफाओं में उन दिनों संसार को त्याग कर साधु अपनी तन मन की शक्तियों से तपस्या करते थे। पाए गए ब्राह्मी लिखावट की शिलालेखों में उदयगिरी और खंडगिरी को लेना नाम से संबोधित किया गया है। वैसे तो उदयगिरी और खंडगिरी का प्राचीन नाम कुमारीगिरी था, जिसको हिंदुस्तान के पुरातात्विक विभाग ने 1947 में बदलकर उदयगिरी और खंडगिरी रख दिया। ये दोनों गिरी यानी पहाड़ी 1947 से पहले एक ही नाम से जाने जाते थे। उदयगिरी अर्थात राइजिंग हिल, खंडगिरी का मतलब ब्रोकन हिल। कहते हैं प्राचीन काल में उदयगिरी और खंडगिरी में 752 गुफाएं हुआ करती थी। आज उदयगिरी में 18 और खंडगिरी में 15 गुफाएं ही देखी जा सकती हैं। हम हैं उदयगिरी में स्थित गुफा संख्या 1 के प्रांगण में। इस गुफा को रानी गोम्पा या रानी का नौर अर्थात रानी का महल कहते हैं। कहते हैं उदयगिरी के नजदीक सोपालगढ़ से उन दिनों कलिंग राज्य की रानी साधुओं से मिलने व उनकी मदद करने यहाँ आया करती थी। इसी कारण इन गुफाओं का नाम रानी गोम्पा पड़ गया। इन 2 मंजिला गुफाओं की दीवारों और खम्भों पर नाना प्रकार की उत्कीर्ण यानी कि एनग्रेव्ड मूर्तियां विभूषित हैं। इन प्राचीन नक्काशीदार मूर्ति कला की बनावट में हमें जैन और हिंदू धर्म का स्वास्तिक चिन्ह देखने को मिलता है। ये है महाभारत की कहानी जो इन दीवालों पर मूर्तिकला द्वारा सुशोभित है और जो उन दिनों धर्म के प्रति लोगों की उदारता को अभिव्यक्त करती है। आप जो देख रहे हैं ये युद्ध का दृश्य है। इसमें पुरुष, महिला और बच्चे तीनों भाग लेते देखे जा सकते हैं। कहते हैं मौर्य राजवंश के सम्राट अशोक और कलिंग राज के बीच जंग इतना भीषण था कि पुरुषों की संख्या कम पड़ जाने पर महिलाओं और बच्चों को युद्ध में भाग लेना पड़ा। ये है उड़ीसी नृत्य का दृश्य। हाँ, इसी नृत्य से वर्तमान उड़ीसा राज्य का नाम पड़ा है। उड़ीसा से पहले इस राज्य का नाम उत्कल और उससे पूर्व कलिंग था। इन गुफाओं को अधिकतर शिलाओं के ऊपरी भाग में आंशिक तौर से इंसानों के हाथों बनाया गया था। फलस्वरूप गुफाओं के आवास, साधना और प्रार्थना स्थान सूखे रहते थे। इसके अलावा आप जो देख रहे हैं ये वर्षा पानी के लिए उन दिनों बनाई गई श्रेष्ठ निकासी प्रणाली है। हर एक गुफा के साथ बरामदा या आंगन है और साधुओं के लिए छोटी छोटी सुविधाओं की हर एक व्यवस्था देखने को मिलती है। इन गुफाओं की छत की ऊंचाई इतनी कम है कि कोई भी व्यक्ति सीधे खड़ा नहीं हो सकता। यद्यपि ये मुख्य रूप से विश्राम स्थल या शयन कक्ष हुआ करते थे। कहते हैं इन सभी गुफाओं में ध्वनि संतुलित थी और समझा जाता है कि इसका प्रयोग मंत्रोच्चार के लिए और नाट्य प्रदर्शनों के लिए किया जाता था। आपके सामने है गुफा संख्या 14, जिसे हाथी गोम्पा यानी एलिफेंट केव कहते हैं। ये गुफा काफी बड़ी और प्राकृतिक है।
इस गुफा का आकर्षण इसकी दीवारों पर हाथों से तक्ष की गई 2207 से 1844 साल पहले की ब्राह्मी लिखावट में उन दिनों का उल्लेख है। आप जो देख रहे हैं ये है गुफा संख्या 12, जिसे बाघ गुफा कहते हैं। इसका प्रवेश स्थल बाघ के मुख जैसा है, जिसके ऊपरी जबड़े में दांत दिखाई देते हैं। ये है गुफा संख्या 13, इसे सर्व गुफा कहते हैं और जो बहुत ही छोटी है। दोस्तों, इसी के साथ आज हमने यहाँ पर स्थित अन्य छोटी बड़ी गुफाओं का 1.5 घंटे में भ्रमण कर उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित उदयगिरी की गुफाओं का समापन किया।